आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। एरियल प्लेटफॉर्म्स की जब बात की जाती है तो आप एक ही प्लेटफॉर्म से सब कुछ नहीं कर सकते। यही कारण है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन को ऑप्टिमाइज करते हैं और जैसी आपकी प्रायोरिटीज होती हैं उसके हिसाब से डिजाइन में ट्रेड ऑफ किए जाते हैं। इंजीनियरिंग में ट्रेड ऑफ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ट्रेड ऑफ का मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। ट्रेड ऑफ का मतलब होता है सही संतुलन बैठाना, और ये संतुलन आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैठाते हैं। आप पहले अपनी प्रायोरिटीज सेट करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि क्या क्या आप अपने पास रखना चाहते हैं और क्या आप छोड़ सकते हैं। पर्सनली मेरा मानना है कि ये तरीका लाइफ में भी बहुत काम आता है, लेकिन इंजीनियरिंग में चॉइस नहीं, नेसेसिटी है। भारत की तरफ से जब LCA प्रोग्राम शुरू किया गया था तो आइडिया था कि एक लाइट निम्बल फाइटर जेट बनाना है जो इंटरसेप्टर रोल्स में यूज किया जाएगा, यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो छोटा हो और इंटरसेप्टर रोल में फिट बैठे। जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे इसका रोल चेंज होता चला गया और भारतीय वायुसेना की तरफ से कई बार ये चीज कही गई है कि वो इसको डायरेक्ट MiG-21 का रिप्लेसमेंट नहीं मानता है। अब प्रैक्टिकली शुरुआत में जब इसको डिजाइन किया जा रहा था तब आइडिया था कि ये डायरेक्ट MiG-21 का रिप्लेसमेंट होगा और MiG-21 के हार्डन शेल्टर से लेकर सभी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ये यूज कर पाएगा। अब जब ये डिजाइन चॉइस कर ली गई थी तो आज की तारीख में आप कोई भी चेंज करते हैं तो वो डिजाइन चॉइस आज भी सबसे पहला फैक्टर आता है, क्योंकि अब आप एयरक्राफ्ट को ना एक्सपैंड कर सकते हैं ना श्रिंक कर सकते हैं, और एयरक्राफ्ट का फॉर्म फैक्टर एग्जैक्टली वही रहने वाला है। एग्जैक्टली उसी कॉन्स्ट्रेंट को हटाने के लिए LCA Mark II डिजाइन किया गया है। अब LCA Mark 1A की अगर बात की जाए तो हवा में रियल एस्टेट आपके पास में उतना ही है और उसी रियल एस्टेट के अंदर आपको सारी नई चीजें ऐड करनी है, यानी कि IKEA वाला काम आपको करना पड़ेगा। अब अगर करंट LCA Mark 1 की बात की जाए तो एग्जैक्टली वही एयरफ्रेम LCA Mark 1A में यूज किया जा रहा है, यानी कि स्ट्रक्चरली इसके ऊपर किसी भी तरीके का चेंज नहीं किया गया है। जो भी चेंजेस किए गए हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स, सॉफ्टवेयर और वेपन सिस्टम लेवल पर किए गए हैं। एक टिपिकल LCA Mark 1 के ऊपर 9 हार्ड पॉइंट होते हैं, 3 विंग के नीचे और 3 फ्यूसलाज के नीचे। लगभग उसी तरीके से छठे हार्ड पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके ऊपर केवल लेजर डेजिग्नेटर पॉड ही लगाया जा सकता। हमें से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसी पॉइंट के ऊपर लेजर डेजिग्नेटर पॉड हटाकर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मोड में सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड क्यों नहीं लगाया जा सकता। बट रियलिटी ये है कि आप रेडार के इतने करीब जैमर पॉड नहीं लगाते, यानी कि 9-2 आपके पास में प्रैक्टिकली 7 यूजेबल पॉइंट ही बचते हैं। फिर बारी आती है ड्रॉप टैंक की, और आमतौर पर बॉम्बिंग मिशन के दौरान 2 ड्रॉप टैंक्स कैरी की जाती। अब एक टिपिकल एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान सेंट्रल लाइन पर और 2 विंग्स के नीचे बॉम्ब्स कैरी किए जा सकते हैं, वहीं पर आउटर पाइलन्स के ऊपर शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम्स कैरी की जा सकती हैं। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये एक डिसेंट कॉन्फ़िगरेशन है। वहीं अगर आप एयर टू एयर मोड की बात करें तो एक टिपिकल एयर टू एयर ऑपरेशन के दौरान आप 4 BVR मिसाइल सिस्टम और 2 शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम्स कैरी कर सकते हैं। इनफैक्ट इसके साथ साथ आप एक ड्रॉप टैंक भी कैरी कर सकते हैं। हालांकि मॉडर्न डे एयर टू एयर ऑपरेशन विजिबल स्पेक्ट्रम के साथ साथ इनविजिबल स्पेक्ट्रम में भी मौजूद है, यानी कि आपके एयरक्राफ्ट के पास में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कंपोनेंट होना ही चाहिए। अब तेजस की करंट कॉन्फ़िगरेशन में इनबिल्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट नहीं है और इस एयरक्राफ्ट को अपना खुद का सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड कैरी करना पड़ता है। अब जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड को हम लोग लेजर डेजिग्नेटर कैरी करने वाले पॉइंट के ऊपर माउंट नहीं कर सकते। यही कारण है कि एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड लास्ट पाइलन के ऊपर जाता है, लेकिन आमतौर पर वो पाइलन शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के लिए यूज किया जाता है। अब रिक्वायरमेंट यह है कि हर एक एयरक्राफ्ट के पास में कम से कम 2 शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम होनी चाहिए। इसी वजह से LCA Mark 1A के ऊपर डुअल पाइलन रेक माउंट करने की क्षमता बनाई गई। अब अगर हम लोग मिसाइल सिस्टम्स के नाम दें तो शॉर्ट रेंज कैटेगरी में आने वाले समय में भारत के सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा। वहीं पर अगर BVR मिसाइल सिस्टम की बात की जाए तो LCA Mark 1A के साथ में अस्त्रा Mark 1 मिसाइल सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा, और दोनों ही ASRAAM और अस्त्रा BVR मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी इस एयरक्राफ्ट के साथ में इंटीग्रेट करके टेस्ट की जा चुकी है। जो चीज अभी बाकी है वो है डुअल पाइलन रेक से एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम की फायरिंग। माना जा रहा है कि मई से पहले ये भी कंप्लीट कर ली जाएगी और उसके बाद भारतीय वायुसेना की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को रिव्यू करके अपने बेड़े में शामिल किया जाएगा। अच्छा, ये तो बात हुई करंट प्रॉमिस्ड एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम्स की, लेकिन इन फ्यूचर कुछ और मिसाइल सिस्टम भी इसके ऊपर माउंट की जाएंगी और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली अभी चलने वाला है। अगले साल तक अस्त्रा Mark 2 के एक एडवांस वेरिएंट को टेस्ट किया जाएगा और जैसे ही ये मिसाइल सिस्टम रेडी हो जाएगी उसको LCA Mark 1A के साथ में इंटीग्रेट किया जाएगा। इसके अलावा अस्त्रा Mark 3 भी यहाँ पर प्लान की गई है और HAL की तरफ से पूरी डिपेंडेंसी DRDO के ऊपर ना रखते हुए मीटियोर को भी प्लान किया गया है।
देखिए, जब इस फाइटर जेट को डिजाइन किया जा रहा था तब आइडिया था कि ये MiG-21 को रिप्लेस करेगा, लेकिन इन सभी कैपेबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए आप कह सकते हैं कि ये एयरक्राफ्ट ग्रिपेन ई के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है। वहीं मोस्ट लाइकली इस साल के अंत तक या अगले साल के शुरुआत तक LCA Mark II आएगा और वो प्लेटफॉर्म ग्रिपेन ई को आउट परफॉर्म करेगा। होप आपको यहाँ पर काफी क्लैरिटी मिली होगी। आने वाले समय में हम लोग इसके एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम्स के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।